और बात करेंगे खबरों की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर आया ईडी का समन। पहले राउंड की हो चुकी है पूछताछ। ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी किया 9वां समन। पूछताछ के लिए 31 जनवरी तक होना होगा पेश। जमीन घोटाले में ईडी करेगी पूछताछ। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर से ईडी का समन आया है। जमीन घोटाले में ईडी पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए 31 जनवरी तक उन्हें पेश होना होगा। तो ईडी ने हेमंत सोरेन को 9वां समन जारी किया है। और पहले राउंड की बात कर ले तो पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है और सोरेन को एक बार फिर से 9वां समन ईडी की ओर से आया है, जहां ईडी ने हेमंत सोरेन को फिर से समन जारी किया है। और अब जो है 9वां समन या ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को भेजा गया है, जहां पूछताछ के लिए 31 जनवरी तक उन्हें पेश होना होगा। और पहले राउंड की बात कर ले तो पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है हेमंत सोरेन से और अब एक बार फिर से 31 जनवरी तक उन्हें पेश होने के लिए ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से एक बार फिर से समन आया है और पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है। हेमंत सोरेन को जारी किया गया ईडी की ओर से यह 9वां समन है, जब 31 जनवरी तक ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजय कुमार पांडे रांची से। अजय, एक बार फिर से हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, ये पिछले दिनों हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी और पूछताछ जो पूरी नहीं हो पाई थी। और जब वो ईडी ने कहा कि ये पूरी अगले समय का वो वक्त मांगा था, हेमंत सोरेन उन्होंने नहीं दिया इस पर। तो फिर ईडी ने उन्हें 9वां समन भेजा है और कहा है कि 27 से 31 के बीच में आप अपना बयान दर्ज करवाएं। ये अब पूछताछ की अवधि कहाँ होगी, किस समय होगी, ये उचित स्थान कहाँ होगा, ये अभी ये तय नहीं किया गया। लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि ईडी अब अपनी कार्यालय में ही अब पूछताछ करेगी। अब उनके हेमंत सोरेन के आवास में वो नहीं जाएंगे, ये सूचना अभी तक आ रही है। अब देखना होगा कि अब हेमंत सोरेन इसको किस तरीके से समन का ये लेते हैं। जी अजय, क्या वजह है? क्योंकि बार बार जो है 8वां समन जारी किया गया, तब जाकर उन्होंने ईडी को पूछताछ के लिए अपने आवास पर बुलाया और इसके बाद जो है वो भी पूछताछ जो है पूरी नहीं हो सकी। देखिए, ये बार बार ईडी समन जो जिस सवालों को सवाल का जवाब जानना चाहते हैं वो हेमंत सोरेन दे नहीं रहे हैं। इसके कारण वो बार बार उनको समन भेजा जा रहा है। और पिछले बार आपने देखा होगा कि 20 तारीख को हेमंत सोरेन के आवास पहुंच करके ईडी की टीम ने 7 घंटे से अधिक वो पूछताछ की थी, लेकिन उन सवालों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए थे, जिस कारण वो ईडी की जो टीम थी वो उनके जवाबों से असंतुष्ट रही। और इस कारण उनको समन मिला है और फिर उनको जवाब देने को कहा है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ईडी जो उनके पास जो सबूत है, उनके पास जो साक्ष्य मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको समन भेजी जा रही है। जी, किस बात का हेमंत सोरेन को डर है? क्या सत्ता जाने का डर है? क्योंकि बार बार समन जो है भेजा जा रहा है, वो कभी सामने जो है पेश नहीं होते हैं या फिर कभी पूछताछ की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं होने देते हैं। आखिर क्यों डर है इतना उन्हें? देखिए, ये जो बरियातू जमीन मामले में वो जो ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। आपने देखा होगा कि वो राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप सिंह थे, उनके घर के आवास में कई दस्तावेज मिले थे। लगभग 2 पेटी से अधिक जो है बक्सा से अधिक उनको वहां मिला था। तो उस जमीन से संबंधित जो भी मामले थे वो सारे अधिकारी के साथ वो टैगिंग था। उन्होंने बयान दिया था कि ये सारी चीजें वो ऊपर अधिकारियों के संरक्षण से, उनके निर्देशों के अनुसार वो कार्य हो रहा था। इसी लेकर के वो लगातार ईडी जो है वो पूछताछ करना चाह रही है, जवाब मांग रही है। लेकिन वो अधिकारी तथा जो भी उनके तथाकथित लोग जो हैं वो उन पर दबाव डाला गया था, इस कारण वो कर रहे थे अधिकारी। अब क्या है कि हेमंत सोरेन को लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। दूसरी बात है कि खनन मामला साहेबगंज से भी जुड़ा हुआ मामला है, उससे भी वो ईडी पूछना चाह रही है। वो हेमंत सोरेन उस संदर्भ में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण वो लगातार ईडी वो अपने जो जवाब चाहना चाहती है वो नहीं पूछ पा रहे हैं। तो अजय, क्या छुपा रहे हैं वो? क्योंकि अब जो है इतने जो टाल मटोल के बाद क्या लगता है 31 जनवरी तक वो पेश होंगे फिर से दोबारा ईडी के सामने, या फिर ऐसे ही कोई बहाना बनाकर टाल देंगे? देखिए, अब ये तो अभी तक
बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो शामिल होंगे, लेकिन उनको शामिल होना पड़ेगा। ये भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये भी जानते हैं कि PML 52 सेक्शन के तहत में हमें ईडी को जवाब देना है। तो ये इस सवाल को किस प्रकार वो लेते हैं, वो हेमंत सोरेन अब तक इस पर बहुत कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये बात है कि फिर ईडी का सामना हेमंत सोरेन से होगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मजदूर हत्या मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई आज। मुख्तार अंसारी समेत 11 लोग हैं आरोपी। 2014 में हुई थी मजदूर की हत्या। तो आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2014 में हुई मजदूर की हत्या को लेकर जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज सुनवाई होगी। और आजमगढ़ से ये खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी समेत 11 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं और आज इस मामले को लेकर जो है सुनवाई होनी है। तो आजमगढ़ से खबर सामने आ रही है। साल 2014 में मजदूर की हत्या को लेकर मुख्तार अंसारी पर मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 11 लोग जो है आरोपी बनाए गए हैं और अब आज जो है इस मामले की सुनवाई होनी है। तो आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मजदूर हत्या मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज सुनवाई होगी और मजदूर हत्या का मामला है, जिस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई होगी। वहीं मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज शाहिदगाह मस्जिद की SLP पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई विशेष याचिका पर सुनवाई होगी। तो मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई विशेष याचिका पर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में आज सुनवाई होनी है। तो शाहिदगाह मस्जिद की SLP पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। तो मथुरा से खबर सामने आ रही है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले पर सुनवाई होगी और शाहिदगाह मस्जिद की SLP पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। वहीं इंडिया वॉइस पर राम मंदिर के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए। का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और रामलला भी अपने नए दिव्य भव्य मंदिर में पुनर्स्थापित हो चुके हैं। इस वक्त मैं रामलला के उसी मंदिर में हूं और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ नजारा है। सबसे पहले एंट्रेंस का द्वार आप देखेंगे, ये मुख्य द्वार है जहां से जो भी राम भक्त हैं वो यहां से अंदर की ओर आएंगे और उसके बाद ये स्टेज के जरिए जो है वो ऊपर आएंगे। गेट पर ये अगर आप देखेंगे तो जो मूर्ति हैं वो स्थापित करी गई हैं, जो कह सकते हैं कि एक मैसेज देने का पूरी तरीके से प्रयास है और जो रामायण का पूरा चित्रण रहा है उसको भी उकेरने का प्रयास है। और ये राम मंदिर जो है ये केवल एक महल नहीं है, ये दीवारें नहीं है, ऐसा नहीं केवल पत्थर लगा है, बल्कि एक संघर्ष की एक लंबी दास्तां है जो इसके जरिए जो है वो बयां की गई है। और आप देखें सामने इस समय लेजर लाइट शो जो है वो मंदिर का शुरू हो चुका है और यहाँ पर अब लेजर शो जो है वो रोज दिखाया जाएगा। भगवान रामलला का जो चित्रण है वो यहाँ से देखने को मिलेगा और लोग आप देखेंगे किस तरीके से इन तस्वीरों को देखकर, इस नज़ारे को देखकर सम्मोहित हो रहे हैं। श्री राम की जो छवि है वो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। लेजर लाइट का ये शो अपने आप में अद्भुत है। लोग इसको देखकर काफी मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। लेजर लाइट के जरिए जिस तरीके से राम की पैड़ी जो घाट है वहां पर ये शो देखने को मिलता था, वो अब राम मंदिर के अंदर भी उसी तरीके का नजारा जो है वो देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए उत्साह उमंग का एक जो पर्व के तौर पर ये उभर कर आया है और लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं अपने प्रभु, अपने आराध्य को इस तरीके से उनका दीदार पाकर। इतना खूबसूरत उनका ये कह सकते हैं चित्रण, इतना खूबसूरत उनका ये नज़ारा, इतना खूबसूरत ये मंदिर और ये कहीं ना कहीं अपने आप में
पूरी एक दास्तां को बयां कर रहा है। मंदिर की और बात की जाए तो आप सामने देखें, एक तरफ जहां लेजर लाइट शो दिखाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मंदिर जो है अद्भुत, उसकी कारीगरी की जो मिसाल है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस खूबसूरती के साथ, किस बारीकी के साथ मंदिर का निर्माण किया गया है, मानो हर दीवार खुद से वो अपनी बात कर रही है। जो मैसेज देने का प्रयास है, जो संदेश देने का प्रयास है, वो साफ तौर पर इसके जरिए देखने को मिल रहा है। हर एक आप देखेंगे तो दीवार पे जो नक्काशी उकेरी गई है, बाहर के जो कलाकार आए हैं उन्होंने यहाँ पर रात दिन की जो मेहनत है, सालों की जो मेहनत है, वो साफ तौर पर यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही है। और लोग भी कहीं ना कहीं इसको देखकर काफी उत्साहित, हर्षोल्लाहित, और लोग कहीं ना कहीं काफी खुश हैं, क्योंकि लंबे संघर्ष की एक दास्तां थी। कोर्ट से लेकर जमीनी विवाद चलते रहे, जमीन स्तर तक की लड़ाइयां जो है इसके लिए लड़ी गई हैं, लोगों ने अपना बलिदान इसके लिए जो है दिया है, और उसके बाद ये जीत मिली। कई सालों तक मंदिर निर्माण का कार्य चला और आखिरकार वो वक्त मुकम्मल हो गया जिसका लोगों को इंतजार था, और भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य नए मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, अयोध्या। 500 वर्षों के वनवास के बाद फिर से यहाँ पर आज स्थापित हुए हैं। प्रभु रामचंद्र में आज के सेवा में आज पूरी अयोध्या भाव विभोर है, और हम लोगों के जीवन के भीतर ये सबसे महत्वपूर्ण, और मैं समझता हूँ कि अब तक 500 वर्षों के 500 500 वर्षों के वनवास के बाद फिर से यहाँ पर आज स्थापित हुए हैं। प्रभु रामचंद्र में आज के सेवा में आज पूरी अयोध्या भाव विभोर है, और हम लोगों के जीवन के भीतर ये सबसे महत्वपूर्ण, और मैं समझता हूँ कि अब तक हम लोगों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, जब भगवान श्री रामलला यहाँ अयोध्या में विराजमान हुए हैं। हमारे देश की 50 पीढ़ियों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, लाखों लोग बलिदान हुए, तब जा कर के अवसर प्राप्त हुआ है। और आज बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और अब आज से भगवान यहाँ पर विराजमान है, और पूरा देश उनका दर्शन कर सकेगा आने वाले दिनों में। एक लंबा कह सकते संघर्ष चला है, कानूनी प्रक्रिया रही हो या अन्य प्रक्रिया रही, उन सब के बाद तब जाकर ये सफलता मिली है। क्या लग रहा है इसके जरिए आने वाले दिनों के अंदर क्या मैसेज रहेगा? संघर्ष से ही परिणाम आता है। आक्रांताओं ने यहाँ भगवान श्री रामलला के इस पावन जन्मभूमि को के मंदिर को ध्वस्त किया था। उनको लगता था कि सनातन धर्म इससे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज भी वो उतना ही अटूट है और उतना ही लोगों के भीतर प्रभाव है, और उसका ये परिणाम है कि आज हम फिर से शाश्वत रूप से खड़े हुए हैं, और आज से एक तरीके से हमारे देश के नए पुनर्स्थापना का एक वातावरण बना है। लोगों में इस बात का उत्साह बना है कि हम कुछ कर सकते हैं, और ये संभव है, और आज ये संभव हुआ है। एक इसके माध्यम से एक नया देश के भीतर उत्साह और उमंग खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे मंत्री सूर्य प्रताप शाही जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक मंदिर से एक तरफ जहां लोगों की जो आस्था थी उसको बल मिला है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से संघर्ष परिणाम के रूप में बदलता है, इस बात को भी साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, अयोध्या। 500 सालों के इंतजार के बाद, 500 सालों के लंबे वनवास के बाद एक बार फिर से भगवान श्री राम की घर वापसी हो गई है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी राम मंदिर परिसर में है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे राम मंदिर में ये पूरा परिसर जो है कितनी बढ़िया से इस मंदिर को बनाया गया और कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है। यहीं से चंद मीटर की दूरी पर भगवान विराजमान है, भगवान रामलला विराजमान है। वही प्रतिमा है जिसका पीएम मोदी ने आज प्राण प्रतिष्ठा किया, और उसका प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम ने वहां जाकर आशीर्वाद लिया। तो अपने आप में तस्वीरें काफी ज्यादा खास है, और ये दिखाता है कि कैसे अयोध्या जो है भारत की संस्कृति में, भारत के कण कण में श्री राम का वास है। ये भी काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरा जो अयोध्या का जो ये इतिहास है शुरू से रहा है। आपने देखा कि कैसे 90 के दशक में जो लगातार एक बार गोलाबारी भी हुई थी, हिंसा हुआ था, और ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो पूरा दावपेच है वो राजनीति में आके फंस गया था। लेकिन कहीं ना कहीं 500 साल की लंबी लड़ाई उसके बाद से ये जो पूरा नजारा जिसको आज पूरी दुनिया ने देखा, और इसके साक्षी बनने के लिए भारत ही नहीं
नहीं, जबकि विदेशों से भी लोग आए थे। वो चाह रहे थे कि एक बार वो अपने आराध्य का दीदार करें, एक बार वो दर्शन कर पाए, एक बार वो झलक देख पाए। उस पल के साक्षी बने जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और पीएम मोदी ने जिस समय जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो पल काफी ज्यादा खास था। सभी की आंखें नम थी, लोग उस पल को याद कर रहे थे। जब एक समय ऐसा हुआ था कि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम कई लोगों ने जो है ये चीज को याद कर रहे थे कि कारसेवकों ने कैसे अपनी जान गंवाई, गोलियां खानी पड़ी, डंडे खाने पड़े, कई लोगों ने लड़ाई लगी, कुछ कचहरी कोर्ट हर जगह जो है लड़ाई लड़ेगी। उसके बाद जो है श्री रामलला विराजमान हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है, स्वर्ण जड़ित प्रवेश द्वार, अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये काफी है, नजारा दिखाने के लिए काफी है, जो पूरा जो भावुकता है, लोगों को इमोशंस है, उसको दिखाने के लिए काफी है। तो पूरा जो परिसर है वो अपने आप में जगमग है और राम मंदिर के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया वॉइस पर देख रहे हैं। अयोध्या से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना और न केवल भारत में बल्कि म्यांमार में, सिंगापुर में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता के साथ बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। आज यही कारण है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। भारत की इस वर्तमान स्थिति को इस पराक्रमी भारत के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए नेताजी को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाएंगे वह कम होगा और इस दृष्टि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। जो जिस क्षेत्र में है, छात्र है, पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन करे, नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा उसके मन में होनी चाहिए। समाज के जिस क्षेत्र का है, अगर वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है, तो नेताजी के प्रति यह हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सम्मान होगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत में उस प्रकार की व्यवस्था के सख्त हिमायती थे कि यह होना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति आग्रही हम सबको होना पड़ेगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आप अभी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाइव सुन रहे थे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।